बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। ये मनाजर आपने देखे, ये वाशिंगटन के आज के मनाजर कि जो बाइडन सदारती इंतखाबात के हवाले से तौसीक के मरहल से गुजर रहे थे कि तमाम तर जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने दावा बोला, और ये मंज़र देख कर मुझे सैयद अबुल आला मौदूदी की वो बात याद आ गई कि 1970 की दिहाई में उन्होंने ये कहा कि एक वक्त आएगा कि कम्युनिज़्म को मास्को और सरमायादारा निज़ाम को वाशिंगटन में भी पनाह नहीं मिलेगी। तो ये मनाजर देख कर इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में वाशिंगटन के अंदर और अमेरिका के अंदर इस निज़ाम का क्या हशर होने वाला है। इस पर आज करेंगे बात और प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा एक बार फिर कोयटा के साने का कि तमाम वज़ीर मुशीर भी पहुँचे, अपोजिशन भी पहुँची, लेकिन मुजाहिरीन को जिसका इंतज़ार है वो नहीं पहुँचे, और क्यों नहीं पहुँचे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब रिपोर्ट भी हमने दिखाई अपने नाजरीन को। आज जो मंज़र था, कल भी हमने इसकी प्रेडिक्शन तो कर दी थी कि जो होगा बिलाखिर हो जाएगा इसका ड्रॉप सीन, लेकिन एक नया हवा खड़ा हो जाएगा और आज देख लिया कौम ने। एक वेस्टर्न प्रेस और खुसूसन अमेरिकन प्रेस वो बड़ी मुद्दत से ये तस्वर बनाने की कोशिश करता रहा है कि हमारे यहाँ जो लोग जिनकी स्किन सफ़ेद है, जो हेज़ल ब्राउन आँखें और ब्लॉन्ड बाल लेके आते हैं, वो इतने महज़्ज़ब होते हैं कि बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, और वो अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तो वो वहाँ पर बहुत आराम से रहेंगे। क्योंकि उससे पहले 1 मिलियन मार्च बहुत हुए, वियतनाम के ज़माने में बहुत हुए थे, वियतनाम वॉर के खिलाफ। फिर वो जब फरहान जो है तो उसने किए थे, और मार्टिन लूथर किंग की जो बहुत बड़ी स्पीच है आई हैव अ ड्रीम वाली, वो भी उसी जगह पे हुई है। लेकिन वो काले थे, वो पीसफुल थे, वो चले गए। सही। और मुद्दतों से ये प्रेडिक्शन हो रही थी कि ट्रंप के हवारियों ने पूरे अमेरिका में इतना असला खरीद लिया हुआ है कि वो असला जो है उनकी दुकानों पे कम पड़ गया। हमने यहाँ कहा था कि ट्रंप अगर उस वक्त उसको कहीं हराने की कोशिश की गई तो वो हार कभी नहीं मानेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसने कुछ करने की कोशिश की, जिस पर हमने कल एनालाइज किया था कि उसने सऊदी अरब ये वो इस सारों के हवाले से उसको अपना इजराइल को साथ मिला के यूएई से बकाया तस्लीम करवाया, फिर उससे बहरीन से करवाया, बाकी चीज़ों से करवाया। उस सोचा था कि मैं ईरान को सिंगल आउट करके ईरान पे हमला कर लूँगा, लेकिन उसकी फोर्सेस जो थी उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, वी आर ओवर कमिटेड इन कंटेनमेंट ऑफ चाइना। हमने 3 लाख के करीब जो फौज है अगर भेज दी है, तो हम तो अफगानिस्तान में भी अब मजीद फौज भेजने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इराक में भी भेजने के मतलब। और अगर तुम समझते हो तो फिर तो आप अमेरिका की सिक्योरिटी जिसके मर्जी वाले कर दो, हम जा रहे हैं। ये इस इनकार के बाद कि ज़्यादा टाइम लिमिट, उसने फिर इंटरनल सूरत हाल, उसका प्लान बहुत ठीक ठाक था, लेकिन प्लान में गलती हो जाती है। पेंसिल्वेनिया के जो 20 वोट्स थे उसके ऊपर वो अदालत में गया था, अदालत ने उसके खिलाफ इनकार कर दिया था। अगर ये 20 वोट निकल जाते तो जो बाइडन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस में से 272 वोट ना ले सकता। सही। और अगर वो ना ले लेता तो फिर होता ये था कि फिर वोटिंग जो थी वो अमंग द स्टेट्स होती, तो हर स्टेट को 1 वोट मिलता, तो ट्रंप ऑटोमेटिकली जीत जाता, क्योंकि ज़्यादा रियासतों में उसके गवर्नर्स बैठे हुए हैं, उन गवर्नर से वोट देना। रात को जिस वक्त ये लोग पहुंचे हैं, मैं एक औरत को सुन रहा था वहां, उसको उन्होंने पकड़ा, तो उन्होंने पकड़ के तो उसने कहा मुझे छोड़ दो, तो उसने क्यों, उससे आई एम गोइंग फॉर रेवोल्यूशन। यानी उनके इनकलाब की डेफिनेशन ये थी कि ट्रंप ने उनको ये किया हुआ था कि तुम गुज़श्ता तकरीबन 50-60 साल, बल्कि 1865 से गोरा जो है वो यरगमाल बना हुआ है ह्यूमन राइट्स का और कालों की बदतमीजी। अच्छा, और ये सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है, ये जो मुजाहिरीन जो हमने देखे मनाजर कल के जो एक हमला किए थे और कुर्सी पर बैठे थे, इनकी जगह अगर कोई मुसलमान होते किसी भी मुतालबे के लिए, उसने वार्निक ने कहा है ना, उसने कल जो उनका सेनेटर जो है ना, उसने कहा देखो तुम समझते क्या हो, 30,000 सिर्फ मुसलमान होते तो उनमें से एक भी जिंदा बच के न जाता, बेशक को गोरे क्यों ना होता।
कहा तुमने तो हशर किया उनका। 30, उसने कहा 30,000 काले होते बच के जिंदा न जाते। आप देखें, एक काला जो है वो जरा सा लॉ ब्रेक करता है, उसको पकड़ के नीचे गर्दन, आप जिस वो फ्लॉयड की जो डेथ है वो तो तकलीफ दे इतनी कि उसकी गर्दन के ऊपर जो है उसने पांव रखा हुआ है, घुटना रखा हुआ है, और वो कह रहा है मुझे सांस में तकलीफ हो रही है और सुन नहीं रहा, और वो मर जाता है। तो एक तो ये बुनियादी चीज की इस गोरे जो क्राउड है ये आया है। और कल वो तो मैं उस वक्त बिल्कुल टीवी लगाया हुआ था, अंदर जब काउंटिंग शुरू हुई मैंने कहा अब तो काउंटिंग शुरू हो गई है, तो वो सारे जो है कोई इधर से पलांग रहा है, कोई इधर से पलांग रहा है, इधर पलांग रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वाशिंगटन की पुलिस कम थी उनको कंट्रोल करने के लिए। मैरीलैंड स्टेट से पुलिस के दस्ते मंगाए गए, और उस दौरान जो है मेयर ऑफ दी वाशिंगटन डीसी ने ऐलान कर दिया कि मैं कर्फ्यू लगा रही हूं, 6 बजे तक आप यहां से हॉल खाली कर दें। उस वक्त तक भी हॉल खाली नहीं होना था। ट्रंप ने यह सोचा कि एक उसका इमेज तो बन गया, तो कल सुबह पेंसिल्वेनिया का मामला हो जाएगा, तो पेंसिल्वेनिया की सूरत हाल में मैं तो बढ़ जाऊंगा, कोई ना कुछ हो जाएगा। तो ट्रंप ने पहले तो कहा कि ये गलत है, वोट चोरी हुए हैं, लेकिन तुम पीसफुल रहो, बाहर आ जाओ। फिर उसको कहा गया कि नहीं, तुम आके कहो कि तुम जरा बात हो, इस्टेब्लिशमेंट तो ताकतवर तो है। तो एक रात को एक अफवाह ये फैल गई कि लगता ये है कि ट्रंप की डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि ट्रंप ने कह दिया कि तुम जाओ और कल सुबह जो है तो वोटिंग पूरी नहीं होगी तो ट्रंप साहब जो है 4 साल के लिए फिर बन जाएंगे। ट्रंप आई थिंक पहली दफा ट्रैप में आया है एस्टेब्लिशमेंट, बहुत तेज आती है लेकिन ट्रैप में आ गया। सुबह सवेरे इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया जब डायस पे आएगी तो आके ये आएगा आके कहेगा कि हम जो 20 वोट हैं उनकी वोटिंग के ऊपर एतराज करते हैं और हम नहीं समझते कि ये वोट जायज है कि नहीं। अब उसके ऊपर जो होनी थी रायशुमारी, अब रायशुमारी में बराबर, आपको कल भी हम गिन रहे थे कि बराबर वोट है, अब हाउस ऑफ कॉमन में अगर तो और बड़ा मसला हो जाना था, कांग्रेस में बड़ा। और वो एक कंफ्यूजन ऐसी फैल जानी थी कि कानून ये कहता था कि जब ये मामला हो जाए तो फिर होता यह है कि स्टेट्स को वोट, लेकिन ट्रंप के अपने सेनेटर्स उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बोलना शुरू किया, और उसमें बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हमने रात जो कुछ देखा है ये अमेरिका के लिए एक अजीब गरीब सी एक नाइटमेयर है, एक ऐसा डरावना ख्वाब है जिसका हमने कभी जिंदगी में तसव्वुर ही नहीं किया था। हमने स्वाद साहब, इतनी तकलीफ दे बात है ये कि इस अमेरिका ने अपने पड़ोस मैक्सिको से शुरू होके होंडुरास में, ग्रेनेडा में, कोलंबिया में, पनामा में, चिली में, निकारागुआ में, ब्राजील में सिर्फ ये काम नहीं करवाया लोगों को खड़ा करके, बल्कि उन लोगों के मॉब से लोगों को कत्ल करवाया। सही। एक स्कूल ऑफ अमेरिकास था जो 70 साल तक खुला रहा है। वहां इन सारे 12 मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के जो उसके पड़ोस के थे, इन 12 मुल्कों की अफवाज को ट्रेनिंग दी जाती थी 3 चीजों की। नंबर 1, तुमने लोगों को उठाना कैसे है, किडनैप कैसे करना है। लोगों के लिए अजियत, मैनुअल बने हुए थे अजियत देने के, कि कैसे उनके पांव को बांध के उससे उसकी पैंट बांध के और कैसे उसके अंदर कीड़े छोड़ने हैं या चूहे छोड़ने हैं और उनको उन अजियत के अंदर गिरफ्तार करना है, या कैसे उनके जख्मों को किस तरीके से नमक का छिड़काव करना है, और कैसे उनको वाटर बॉर्न करना, तरह तरह की अजियतनाक यही चीज जो है मैंने वहां देखी थी। स्वैक के जो सेंटर था जो शारा फिरदौसी ईरान में, बिल्कुल डायरेक्टली वो चीजें बनी हुई उन्होंने रखी हुई ईरान से बाद। इसी तरह जुलूस निकलते थे, इसी तरह निकारागुआ के सदर को, इलेक्टेड सदर को कत्ल करवाया गया। इसी तरह पिनोशे जो है उसको जर्नैल था, उसने अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म किया। ये सारा कुछ वहां जायज है, ये सारा कुछ आप सपोर्ट करते थे। फिर जो बंदा तुम लोगों का हामी होता था, बल्कि बड़ा अच्छा तबसरा एक सोशल मीडिया पे आज आया कि दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से अमेरिका ने खुद अपना, क्योंकि जा नहीं सकते अपने घर में कर लो। अच्छा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है। अब जब ये सारी चीजें हो गई हैं, बाइडन बिलाखिर तौसीक हासिल करने में कामयाब हो गए, नए वही उनका रास्ता खुला है। अब पॉलिसीज क्या होंगी खासतौर पर हमारे खित्ते के लिए, और ख़ुद जो एक तकसीम शुदा माशरा अमरीका का है
वहाँ पे डेमोक्रेट्स अपने लिए स्पेस मजीद कैसे पैदा करेंगे। मेरा ख्याल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ बड़े अहम मेहमान होंगे ताहिर जावेद साहब, तो उस पर वो साथ रहेंगे हमारे। ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका में कमान की तब्दीली हो चुकी और अब जो नई तरजीहात हैं और जो तकसीम शुदा माशरा है, इस हवाले से डेमोक्रेट्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और जो ट्रंप के हामी जो अभी तो पसपा हुए हैं और अपनी अपनी रियासतों में जाके बैठ रहे हैं, वो क्या मुश्किलात क्रिएट कर सकेंगे और जो नई सूरत हाल में डेमोक्रेट्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और ख़ित्ते की सूरत हाल किस तरीके से अक्सर बदल सकती है, इस पर हम बात करेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ताहिर जावेद साहब, बड़े अहम रहनुमा हैं डेमोक्रेट्स के और पहले भी प्रेडिक्शन वो बाइडन साहब की जीतने की करते रहे हैं, तो उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सवाल यही करेंगे कि क्या मुश्किल सूरत हाल के अंदर किस तरीके से डेमोक्रेट्स जो हैं अपने आप को संभाल सकेंगे इस सूरत हाल में। जी ताहिर भाई। जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये देखें, कल जब कर्फ्यू लगा उसके बाद हर शख्स अपना अपना घर चला गया। ये अमेरिका है, आज भी यहाँ पे लोगों को कानून का डर है। लोगों को पता है कि जब वो कानून को हाथ में लेंगे और कानून सामने खड़ा है तो वो अरेस्ट होंगे। ये जो इतनी बड़ी हरकत हुई है कभी भी नहीं हो सकती थी विदाउट द एनकरेजमेंट ऑफ अ सिटिंग प्रेसिडेंट। तो ये इसका जो टोटल ब्लेम है वो प्रेसिडेंट साहब को जाता है। और ये अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि ये वापस होगा। आई डोंट हैव एनी डाउट कि क्योंकि इमरजेंसी लगा दी गई है 21 तक, तो ये कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। 21 के बाद सब लोगों को पता है कि कानून हरकत में आएगा और इनको अरेस्ट किया जाएगा। मैं जो होता देख रहा हूं ना जी इस वक्त, आज वाइस प्रेसिडेंट पेंस की के जो चीफ ऑफ स्टाफ को व्हाइट हाउस में घुसने से रोक दिया गया। प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। वाइस प्रेसिडेंट ने एक रिपब्लिकन सेनेटर्स के साथ बड़ा हार्ट ब्रेकिंग बात की कि भी मैंने जो कुछ ट्रंप के लिए किया उसके बाद मैं ये चीजें डिजर्व नहीं करता था। आई एम ओनली डूइंग व्हाट द लॉ रिक्वायर्ड मी टू डू। मैं जो होता देख रहा हूं ना जी, मूविंग फॉरवर्ड, मैं समझता हूं इस वक्त माइक पेंस को सिर्फ एक किसी मेंटल बिहेवियरल हेल्थ डॉक्टर से स्टेटमेंट लेनी है कि ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। देन ही राइट अ वन सिंपल पीस ऑफ पेपर, 2 लाइनें लिख के सेनेट और हाउस को भेजे कि इसके ऊपर वोट किया जाए और सिंपल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। वी डोंट इवन नीड दी हाई ट्रीजन का उन्होंने गद्दारी के मुकदमे के बारे में कल जो बाइडेन ने भी कहा है और बाकी लोगों ने भी कि इन सारों के ऊपर जो है बेसिकली ट्रीजन के मुकदमे किए जाएं। ये फिक्रें तो पाकिस्तान में सुनते थे, ये अमेरिका में गूंज रहे हैं अब। एग्जैक्टली जब आप अपने ही कैपिटल के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, खिड़कियां दरवाजे तोड़ने के बाद अंदर, इस सिंबॉलिक इन्वेडिंग, तो आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे, उसके बाद मर्डर 4 लोगों की जानें गई हैं उसके अंदर और तकरीबन 2 दर्जन पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ ब्लैक स्पॉट द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं आपको जो इसमें और ये सब बताऊं कि मुझे तो लग रहा है कि अगले 13 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंसी चेंज हो जाएगी। 14वें दिन की बात नहीं मैं कर रहा, मैं 20 से पहले प्रेसिडेंसी चेंज होती देख रहा हूं। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि 13 दिन, चलो ठीक है 13 दिन में प्रेसिडेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन एक तो यह है कि बहुत सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं वो भी बेसिकली खिलाफ हुए हैं, डिफेक्ट किए हैं, जो कि एक बहुत मायूब सी बात एक जमाने में। इसका मतलब यह है कि ये जो हमने बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की पार्टी फॉलोइंग रखी हुई है, और अगर इस तरह का ट्रंप वैसा बंदा आ जाए तो वो तो मसला बंद है जो है इस किस्म की फ्लोर क्रॉसिंग जो लॉ के ऊपर। ये कल मसला बना है ना जी। उसके बाद अब ये देखें कि जो वोट होने जा रहे थे, 7 सेनेट के अंदर वोट पड़े हैं जो पिटीशन इन्होंने की हुई थी उसके ऊपर ओरिजिनली। अब अंदाजा करें 13 लोग पिटीशन को फाइल कर रहे हैं, वोट 7 पड़ रहे हैं। तो व्हाट हैपेंड? क्या हुआ, लोगों ने अंदर बैठने के बाद सुबह पेपर फाइल करने के बाद शाम को माइंड चेंज कर लिया इस हरकत की वजह।
जी हाँ। तो ये चीजें ये लोग देखें, अच्छा डेमोक्रेसी का मकसद रिपोर्ट्स देखे, रिपोर्ट्स बहुत पुरानी चली आ रही थी क्योंकि अमेरिकन माशरे को ट्रंप ने पहली दफा आके तब्दील किया है। एक रिपोर्ट ये थी कि इतना असला खरीदा जा चुका है कि बकायदा जैसे कहते हैं ना, स्टोर्स खाली हो गए थे, लोगों को असला मिल नहीं रहा था। वो वेपनरी जो है, ये लोग जब अपने शहरों में जाएंगे और जिस तरह का माइंड सेट हो गया, वो कोई कहता है रेवोल्यूशन आ रहा है, कोई कहता है कि यहाँ ब्लैक्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था इतने अरसे से, वी हैव बीन ब्लैकमेल्ड। अब देखें ना, नाम भी तो ब्लैकमेल है ना, व्हाइट मेल कोई नहीं होता, ब्लैकमेल होता है। ठीक, तो ये जो चीज है, ये जो ये नफरत है, व्हाइट मेल नहीं होता ना, ब्लैक मेल होता है, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, व्हाइट शीप ऑफ द फैमिली नहीं होता। नफरत तो इस किस्म की थी ना अमेरिकन सारे माशरे के अंदर। अब ये मुझे बताइए कि ये जो लोग अपने माशरे मुताबिक रिपब्लिकन को इतना बड़ा वोट पड़ा है, ये इसके बाद ये जो ट्रंप है, या तो ट्रंप गिरफ्तार होगा, वरना वो ट्रंप कुछ ना कुछ तो करता रहेगा इतने अरसे में। देखें जी, बड़ा, और ये साहब बड़ा खतरनाक काम है। न्यूक्लियर बटन इसके हाथ में है 13 दिन के लिए। अगर जो शख्स अपने ही कैपिटल के ऊपर चढ़ दौड़ सकता है, वो मैं समझता हूँ जो रात होगी ना 19 की रात, 19 और 20 की दरमियानी रात को, जब ये अकेला बैठा होगा और इसकी बीवी भी व्हाइट हाउस में नहीं होगी, कोई इसका एड्स वेड्स सारे लोग जा चुके होंगे, उस वक्त ये क्या हरकत कर सकता है, नोबडी नोज। तो ये अभी सब लोग सोचना शुरू कर दिया है कि आया इसको हम 13 दिन जो है वो कैसे दे सकते हैं। ये तो पूरे जंगल को आग लगा सकता है ये शख्स। जो बैग इसके साथ है, जो ट्रेवल करता है एयरफोर्स 1 पे, उस बैग में जो कोड तो इसके पास है। हाँ जी, ये बात तो ठीक है। तो इसके पास, तो इसलिए मैं कहता हूँ जो इजीएस्ट वे वही है 25th अमेंडमेंट को एक्सरसाइज किया जाए। और वो देखें जो स्प्लिट होगी, कौन करेगा? वो कांग्रेस करेगी, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, ये वेरी सिंपल है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं। हाँ ठीक है। 3-4 तरीकों से हो सकता है। इजीएस्ट वन है इसके वाइस प्रेसिडेंट लेके आ जाए, वाइस प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करे सेनेट और हाउस को, और सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और दोनों तरफ सिंपल मेजोरिटी आ गई है, मौजूद आ गई, अब आ गई है, अब मौजूद है। मेरा ख्याल है 3 दिन 4 दिन के बाद जब ये 2 सेनेटर जॉर्जिया के इलेक्ट, बल्कि नहीं चाहिए ना आपको, लिंजी ग्रैहम ने कल की स्पीच आपके सामने है, 2-4 और सेनेटर रिपब्लिकन की तरफ से लोग वोट देके इसको आउट करेंगे, क्योंकि इसके आउट होने की सूरत में स्टिल पेंस विल बी द प्रेसिडेंट। अभी तो हालत है ना कि 50-50 है ना। ये बड़ा अहम नुकता है कि इनके आउट होने की सूरत में माइक पेंस प्रेसिडेंट होगा, और वो दौर जो वक्त है वो पूरा वो हो जाएगा, 12-13 दिन वो आ सकता है ना। क्योंकि जो उसने माइक पेंस को जो ट्वीट किया था रात को कि तुम फौरन ये काम करो, इलेक्शन कलदम करार दे दो, वो उसने तो उस असल स्टेट वहां से पैदा हुई है ना जी। नहीं, उसने माइक पेंस तो कई दिनों से कह रहा था मैं नहीं करूंगा, उसने ये बहुत लोगों को बोल दिया था कि मैं ये नहीं करने वाला, लेकिन ट्रंप समझता था कि मैं चेंज कर सकता हूं चीजों को। अभी एक माइंड सेट है। देखिए, जो इसने फोन उठा के सेक्रेटरी ऑफ जो जॉर्जिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कॉल कर दी, बिल्कुल अननेसेसरी कॉल थी। नहीं, जरूर लीक भी होगी, और वो शख्स पहले से बोल रहा है कि मैं कोई इलीगल चीज नहीं करूंगा, और लीक भी उसने खुद की, सेक्रेटरी ने। तो ये अब यानी आप ये सके कि ट्रंप की जजमेंट का आलम ये है कि जिस बंदे को वो ऑर्डर लगा रहा है उसने खुद लीक कर दी, तो इस वक्त उसकी तन्हाई का आलम चेक करें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि माइक पेंस जो है वो तो उन लोगों में से था जो मतलब ये एवेंजलिस्ट, जो पुराने, जिससे सारे बाइबल बेल्ट के वोट जो है क्रिश्चियन, जो खासतन वो वोट ट्रंप के लिए लेके आए, और खास तौर पे वो उन लोगों में से है कि जो एक दफा खातून को लेके गया था तो वो गर्लफ्रेंड को यानी उसमें खाना खिलाना भी मना है, इतना स्टॉन्च किस्म का। वो इससे डिस्टेंस कैसे हो गया ट्रंप से? क्योंकि वो ट्रंप को तो बेसिक तो उसके पीछे तो फोर्स वही थी। 2 चीजें हैं जी। एज फार एज कंजर्वेटिव जो होना वो अपनी जगह एक चीज है, अपने आइडियोलॉजी होना अपनी जगह एक चीज है, लेकिन माइक पेंस की पूरी जिंदगी पॉलिटिकल जिंदगी है। उसने ही हैज इन्वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट, उसको सिस्टम के अंदर खून पसीना दिया हुआ है। ये हादसा थी प्रेसिडेंट जो 4 साल पहले ऐसे ही इसने मशहूर होने के लिए अपना नाम डाला और वो इलेक्ट हो गया। उसका इस डेमोक्रेसी के अंदर कंट्रीब्यूशन 0 है। ये जो बाकी जितने सेनेटर कांग्रेस में ना, ये नीचे से ऊपर आते हैं, इन्होंने अपने खून पसीने दिए हैं, तो उनका माइंडसेट कभी भी ट्रंप के साथ मैच नहीं करेगा। लेकिन वो करते क्या थे? देखो, कल जो मिट रॉमनी ने येलन स्क्रीम किया बहुत सारे सेनेटर्स के ऊपर कि तुम लोग इसके साथ जो प्ले करते रहे हो, ये यू इस बिकॉज ऑफ यू, इस तरह के अल्फाज भी बोले जो आपके मैं चैनल के नहीं बोल सकता, गालियां निकाल के यू पे द प्राइस ऑन दैट नाउ। तो ये अब ये सब लोगों को कल एक शॉक हुआ कि यार ये शख्स जिसने
अपने ही कैपिटल पे लोगों को इनकरेज कर दिया है, ये अगले 13 दिन में और क्या कर सकता है। अब ये ट्रंप तो बीइंग अ लूजर, जब इस तरह का शख्स जो जिसको लूज करना आता ही नहीं है, ही इज नॉट एवर ट्रेन्ड, जिसने छीन के चीजें ली हैं, उसने प्ले किया ही नहीं है, उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पता ही नहीं क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि आप हार जाओ तो उसमें भी एक डिग्निटी है, तो वो शख्स अगले 13 दिन में क्या कर सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। एक नेचुरल सा सवाल बनता है कि जिस वक्त ट्रंप हारा है तो एक रिपब्लिकन जो थे उनको बहुत ज्यादा वोट मिला था, तो एक बात निकालते थे कि अगले इस 4 साल सब्र करो, अगले 4 साल बाद ट्रंप को फिर लेके आएंगे। क्या आप समझते हैं कि रिपब्लिकन के लिए अगेन ये कैंडिडेट बन सकता है ट्रंप वापस अपने आप को आ तो सकता है, लेकिन अगर इसको ये जो जैसे मैं बोलता हूं कि अगर पेंस ने ये एक्शन कर दिया तो अच्छा, अब आप ये मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये एक्शन जो मैं बोल रहा हूं ना, देखें बहुत सारे लोग जो है इस वक्त उनके पास एक लेजिटिमेसी है। ट्रंप की साइड के जो सेनेटर्स है ना, जैसे जो हमारा इडियट है यहाँ का जो टेड क्रूज, अच्छा ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो इसके साथ महज इसलिए लगे हुए हैं, उसको लाइंग टेड कहता होता था एक जमाने में ट्रंप, ये उसके साथ इसलिए लगे हुए हैं कि ये अपने, और एक वो जो मिजूरी का सेनेटर जिसने ये पिटीशन फाइल की, ये सारे अपने रास्ते हमवार कर रहे हैं 4 साल बाद की प्रेसिडेंसी के लिए, ठीक है ना जी। अच्छा, इनको 4 साल बाद प्राइमरी में सबसे बड़ी हर्डल जो होगी वो ट्रंप होगा, तो इनके लिए भी ये बड़ा एक फायदेमंद चीज है कि ट्रंप को अगले 10 दिन के अंदर इस तरह के हालात करके निकाल दिया जाए कि ये जिंदगी में वापस कभी भी इलेक्शन में ना आ सके। तो बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर किसी अमेरिकन सोसाइटी में लिया जाए। एक सिर्फ आखिरी बात कि ये जो जाहिर बात है अमेरिकन पॉलिसी से तब्दील नहीं होती, ना अफगानिस्तान में लगता है तब्दील होगी, ना बाकी जगह पे इतना आसानी से होती नहीं है। थिंक टैंक जो है वो उसको उसकी कंटिन्यूटी चाहते होते हैं। ये बताइएगा कि ये जो कमीला हैरिस के आने के बाद वट एवर जो कुछ भी आप कहें, इंडियन ओरिजिन बड़ा काउंट करता है। अच्छा, 2 चीजें मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, एक बिग इकोनॉमी है, बेशुमार अमेरिकन जो कॉरपोरेशंस है उनका प्रॉफिट बेस है, लेकिन कामला हैरिस होती या ना होती, ये जो एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस सारी चीज के होते हुए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप कंपैरिजन करके देखते तो पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह कम नहीं है। अच्छा, आप इसको ये नहीं कर सकते कि इंडिया की तरफ इस तरह लीन कर जाएंगे कि पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ही उसके अंदर खत्म हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और आप ये देखेंगे यही कामला हैरिस है जिसने पामला जे पाल ने जब पिटीशन फाइल की थी कश्मीर के ऊपर इंडिया को कंडेम करने के लिए, तो इसने उसका भरपूर साथ दिया था। तो आप इसको 100% पैकेज नहीं करें, आप इसको ये इश्यू बाय इश्यू चीज चलेगी। बिल्कुल ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से हमें फवायद मिलते हैं और अमेरिका की पॉलिसी इस खित्ते के हवाले से क्या होती है, खास तौर पर कश्मीर के हवाले से जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, शुक्रिया अदा करेंगे ताहिर साहब आपका, और यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और क्वेटा वाक़े का जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब आज भी वहाँ क्यों नहीं गए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्वेटा में आज भी हज़ारा के जो अफराद हैं अपनी लाशें लेके सड़कों पर हैं और हुकूमती वज़रा, मुशीर और ख़ुद अपोजिशन के तमाम रहनुमा आज वहाँ पहुँचे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि अपने जो प्यारे हैं उनकी लाशों को दफनाया जाए। लेकिन उनका मुतालबा वही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आएँ और हमारी दादरसी करें, उसके बाद हम तदफीन करेंगे। लेकिन आज एक और अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो लियाकत शाहवानी साहब जो तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने ये बात कही है कि 7 जो मरने वाले हैं वो उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और अफ़गान हुकूमत ने उनकी लाशों के हवालगी का मुतालबा किया है कि वो उनको वहाँ पे तदफीन उनकी की जानी है। और ये सब ये जो है हमने कल भी बात की थी कि ओरिजिन अफ़गानिस्तान है इनका और यहाँ पे मजदूरी कर रहे थे और फलाना, और 7 लाशें जो हैं मांगी हैं वापस अफ़गानिस्तान हुकूमत ने आज बाज़ाब्ता तौर पर एप्लीकेशन दी है पाकिस्तान को। ये क्या कहानी सर? ये चूँकि इस वक्त बहुत तकलीफ से सूरत हाल है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी तफसीली से बात नहीं करना चाहता। आपको शायद याद होगा कि पहले दिन मैंने कह दिया था कि क्वेटा में 2 तरह के हज़ारे हैं। एक हज़ारे वो हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान यहाँ आगे थे, क्योंकि 1888 में अमीर अब्दुर्रहमान जब हुक्मरान बना है
तो उसके मुकाबले में उसका चचाजाद भाई जो मोहम्मद इसहाक था उसने बगावत कर दी थी, और उस बगावत के साथ अली शेर इनका हजारों का जो सरबराह था उसने उनका साथ दिया था। सही। और फिर सारे अफगानों ने मिलके हजारों का वो कत्ले आम किया था वहां पर, जिसका आप सोच नहीं सकते। बंद कर दिया था, पानी बंद कर दिया था, खुराक बंद कर दी थी, कर चीज। वहां से ये भाग भाग के कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, तो वहां से ये भाग के कोयटा आ गए थे। और इनका हाजी नासिर अली एक शख्स था। इस हाजी नासिर अली ने आके वहां पर ये जो ट्रेन की पट्टी बिछ रही थी इसमें मुलाजमत शुरू की लोगों ने, हजारों ने, और यहाँ रहना शुरू किया। और फिर उसके बाद ये इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने बरतानिया की फौज में एम्प्लॉयमेंट की, और एक इनकी यूनिट थी हजारा पानियर, ठीक 100 हजारा पानियर राइफल्स, इसके अंदर ये वहां पर हो गए। वहां पर एक पहाड़ के ऊपर मौलाना मौदूदी के जद्दे अमजद थे, किरानी चिश्ती मौदूदी, उनकी जमीन थी। हाजी नासिर अली ने वो जमीन खरीदी और उस जमीन के ऊपर इनको आबाद किया, इसीलिए उस जगह को नासिराबाद कहते हैं, जिसको बाद में फिर उन्होंने मरियाबाद कहा और ये कहा। ये वो हजारे थे जो वहां, उसका मीर अब्दुर्रहमान का जब बेटा आया तो उसने आम माफी का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं जाते, हम यहाँ सेटल हैं, और ये उसके अंदर एडजस्टेड थे। सही। दूसरे अदारे वो हैं, ये जो हैं ये अफगानिस्तान से वहां क्या बात होने शुरू हुए थे। उस्मान साहब, सिचुएशन ये है, सातकजई आए, स्तानकजई आए, काकड़ आए, अचकजई आए, नूरजई आए, वो कैंप में रहता है। उसका एक वो बनता है, मुखाबरा बनता था, फलाना बनता था, तस्करा बनता था, वो सारा कुछ बनता था। और फिर उसके बाद उसी कैंप से वापस कुछ होते थे जो किसी न किसी तरह अफगान महाजर नकली तौर पे, जारी तौर पे अपना शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो एक तरीक़ेकार जो सबसे ज्यादा शनाख्ती कार्ड बने थे इनके अफगान महाजरीन के, महमूद खान अचकज़ई की किली गुलिस्तान, आपको याद होगा नादरा के एक स्टेशन के उसके ऊपर बंद भी किया गया था, उस पर केस भी चला। लेकिन हजारा चूंकि यहाँ के लोकल डिक्लेयर किए थे, गवर्नर जनरल मोहम्मद मूसा ने, जब वो यहाँ पर वो था गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान, तो वो हजारा जो भी आता था वो अपना यहाँ एडजस्ट हो जाता। ये जो इलाका है ये यूं समझे कि जैसे एक पुराने हजारे जो थे वो रह रहे हैं वॉल सिटी के अंदर, और दूसरे हजारे जो हैं लाहौर के वो रहना शुरू कर दे मॉडल टाउन में, और बीच में पूरा लाहौर शहर हो। यही कैफियत जो थी वहां पर थी इनकी कि उन्होंने एक दूसरा वेस्टर्न बाईपास जिसमें ये वहां पर आके मजदूरी करते थे और फिर चले जाते थे। लेकिन मैं इनकी तकरीबकारी जो है उसको मैं नहीं कहता हूं कि ये तकरीबकार थे, कतन नहीं थे, पीसफुल लोग। ये वो बदकिस्मत लोग हैं कि यहां मार खाते हैं, निकल के किसी और जगह जाते हैं। अफगानिस्तान से इनको रिक्रूट किया जाता है, इनको शाम में लड़ाया जाता है, इनको इराक में लड़ाया जाता है, इनको ईरान इराक वॉर में लड़ाया गया। और हालत ये थी, इनके साथ ईरानियों की दुश्मनी की हालत ये थी कि इनका जो बहुत बड़ा सरबराह था मोहम्मद खुदाजाद, खुदा बंदा, उस बंदे के खिलाफ खुद ईरानी नेशनलिस्ट था एक फजल, जिसने वो लिखी थी, फजल बिन क्या नाम उसका, उसने लिखी थी ये जो चहल फारसी, उसने ये किया था कि इसको जहर दे के मारा था कि ये ईरानियों के खिलाफ है। और फिर जो तैमूर आया था, इससे ईरानी शदीद नफरत करते हैं, उसने उस ईरानी की हड्डियां निकाल के उसको यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन किया था। तो ये कोई 132 साल से इनके ऊपर अदबार की कैफियत छाई हुई है। चले वो तो मुझे बहुत तरस आता है, बहुत तरस आता है। कल भी हमने जिक्र किया तफसील से, लेकिन आज बिल आखिर पीडीएम की क्यादत भी गई है। मेरा ख्याल है पीडीएम की क्यादत चली गई है, तो अब वो जो 1% 2% इमरान खान साहब का, तो अब वो फिर भी नहीं जाएंगे, वो चले गए तो मैं की करना हो गया। तो मरियम नवाज साहबा ने वहाँ गुफ्तगू की आज, तो थोड़ी सी सुन लें फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सुनाए। वो घर के बाप की तरह होता है। मैं इस पे बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती। मेरे नज़दीक ये कौमी सानहा है और हम सब जो हैं वो उनके दुख में शरीक हैं। जिस पे गुजरती है वो जान सकता है, लेकिन पूरी कौम सोगवार है। लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे चले आपको ला के बिठा दिया,
लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। वो अपनी लाशें 5-6 दिन से सड़क पर रखकर इस सर्दी में कौम की माएँ बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में, और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। आप अपने वजीरों मशीरों को भेज रहे हैं जो वहाँ जाके और भी ज़्यादा मामला ख़राब कर रहे हैं। जी, और ये सब हाल दो क्या चीजें है? मैं आज लिखा भी है, कल आएगा। मैं इस चीज का हमेशा शिया सुन्नी फसाद का एक हाल समझता था, और वो हाल ये था कि अगर 2013 में जो धरना हुआ था जिसमें हजारे बैठे थे और उनके शिया उलमा, पूरे पाकिस्तान में तमाम शिया उलमा बैठे थे, अगर उनके साथ बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस के लोग भी बैठ जाते तो आज हजारे धरना न दे रहे होते वहां। आज भी वहां पर वो अकेले बैठे हुए हैं, वहां जाके चले। मैंने कई दफा कहा है कि ठीक है आग एजेंसियां लगाती हैं, ठीक है आग अमेरिका लगाता है, ठीक है आग अगर आप एक सुन्नी आलम के मरने के ऊपर अपने शियों को ऐसे भेजो जैसे चेलम के और आजादारी के जुलूस में भेजते हो, और अगर आप अपने एक शिया के मरने के ऊपर आप ऐसे भेजो जैसे तुम ईद मिलाद नबी के जुलूस में भेजते हो या उर्स में भेजते हो या तुम किसी और कॉन्फ्रेंस में भेजते हो, तो अगले दिन ये फितना खत्म हो जाता है। असल मसला पता है क्या है? ऐसे तजुर्बात हुए भी हैं। सबसे तकलीफ की बात पता है क्या हुई है कि सियासत को भी फिरका वारियत में तब्दील किया इमरान खान साहब ने। उन्होंने 2 शिया भेजे वहां पर, नहीं शिया भी भेजे, नहीं बाकी भी देखे। पहले उसके बाद खास तौर पर उनको मनाने के लिए भेजा। इसका मतलब यह है कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ शियों का मसला है। नहीं, उनको मजहबी डेलीगेशन भेजना चाहिए था, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने जाके मजहबी मूर को भी जाना चाहिए था। उन्होंने जाके नेगोशिएट किससे किया? आलिम दीन से किया, जिसपे झड़प हुई है, इसी बात पे तो हुई है। उन्होंने उसको भी मसलकी बना दिया ना मसला। ये सियासत की बदतरीन किस्म होती है कि आप उनको तनहा कर दो, वो अकलियत नहीं है भाई। मैंने कई दफा कहा मिल्ली यकियती कौंसिल मत पढ़ो, ये काम करो, और आपने सियासत में आके वही काम कर दिया। अब क्या हुआ? आपने अपना तरफ से तुरंत का पता चला, वो उल्ट हो गया। आपने ये सोचा होगा ना कि जाएंगे। अच्छा, आप कैसे मनाए उनको? वजीर आजम खुद जाना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, वजीर आजम का जाना बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं डालता होता, सिर्फ लोगों की उसके दिल जो है टूटे वो जुड़ जाते हैं कि एक बंदा आ गया, जबकि वो मुतालबे कर रहे हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं वहां पर, वहां बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं, वो कहते हैं कि जी अपना इस तरह दूसरे ग्रुप भी लाशें रख के बैठ जाएंगे, तो लाशें रख के जो बंदा बैठा होगा वो उसको किसने तसल्ली देनी है? डोनाल्ड ट्रंप ने? नरेंद्र मोदी ने? आप ही ने देनी? किसने देनी है? और क्यों नहीं देनी तुमने? बहुत फिक्रे पढ़ते हो, दरिया फरात के किनारे कुत्ता मारे तो उमर जिम्मेदार है, और उमर से पूछ लेता है खड़े होके, जाना कोयटे का सफर नहीं होता आपसे, बातें मत किया करो। आप सोच सकते हैं रास्ते मदीना में जो उमर इब्न खत्ताब की कैफियत क्या थी कि बच्चा रो रहा था तो उन्होंने कहा कि उमर ने वजीफा खत्म कर दिया है, तो वहां गए हैं और कंधे पे उठाया है वो बोरी और खुद जाके उसका आटा गूंदा है। आपकी क्रीजी खत्म नहीं होती? किसने करना है मुझे ये बताओ कि किसकी अकड़ है? बाप की अकड़ है ना, समझो तुम बाप हो, लेकिन मुझे बताओ लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी ये किसकी कैफियत? एक सब फेल हो गए हैं। अपोजिशन वालों के कहने पे नहीं माना उन्होंने, इसका मतलब तुम्हें चाहते हैं। अगरचे कि मैंने वो लिस्ट पढ़ी है, वो लिस्ट जो मुतालबात की वो बड़ी अजीब और गरीब है। उसमें से कुछ मुतालबात मानने वाले हैं, कुछ नहीं है। मतलब उसमें उसको पोलिटिसाइज भी बीच में डाल दिया गया ना कि जो मिसिंग पर्सन है उनको शिया बहाल किया जाए, लाया जाए, या जो बिला वजह मुकदमात में कैद है उनको लाया। इसका कोई ताल्लुक नहीं इस चीज के साथ, ये जानबूझ कर डाला गया, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं अगर आप चले जाए। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब को पहले दिन चले जाना चाहिए था। आप बाकायदा लोगों को मौका देते हो, आप बाकायदा लोगों को अपने खिलाफ गुफ्तगू कर, आपके सारे के सारे जितने भी आप, अब मुझे ये बताएं इस मौके के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है? शहबाज गिल, मॉडल टाउन वालों को ये और वो, और वो हर चीज कैसे कैसे तुमने अजीबो गरीब किस्म के बंदे इकट्ठे किए हुए। भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये गुफ्तगू करने वाली होती है? फिर आप एक ऐसे आदमी को भेजते हो वहां पर जिसकी उर्दू ही ठीक नहीं है। अच्छा, और ऐसा वैसे नहीं हो सकता कि
पाकिस्तान भर के जो जय्यद उलमा इकराम है, जाना तमाम मसालक के, वो एक डेलीगेशन लेके जाएं और उनको कहें उस्मान कि साहब, मुझे ये कहती लाहौर है क्यों ना, नहीं यहाँ लब्बैक या हुसैन वाले बैठे हो ना, यहाँ लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले भी जाके बैठ जाएं, यहाँ अहले हदीस भी जाके बैठ जाएं। मैं आपको कहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि अकबर बुगटी के मरने के ऊपर अगर पंजाब की असेंबली के सामने उसकी तस्वीर रख के एहतजाज होता, बलूचिस्तान के दिल में नफरत पैदा ना होती। बिल्कुल सही बात। एक तस्वीर नहीं लगी उसकी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम तो अजनबी, इधर से जो उठता है हम आपको बलोचों, मैंने तो आप खैर बस मरी मरूम से बात की, बड़ी मजेदार बात उसने की। मैंने हम बलोचों को उनके सरदारों से इजाजत दिलाना चाहते, उससे निजात दिलाना चाहते। कहते हैं हमने कभी तुम्हें कहा, हम तुम्हें चौधरी से निजात दिलाते हैं, सही बात। हम तुम्हें गिलानी से निजात दिलाते हैं, हम तुम्हें मजारी से निजात दिलाते हैं, तुम मामे क्यों बनते हो हमारे? चले जी, प्रोग्राम का वक्त और ये सब खत्म हो गया, क्लोजिंग का क्या है जी नाजरीन, ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। पीर को इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।